नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो कल जैसा अपने शुरू किया था साइंस, और साइंस में अपने कल टॉपिक शुरू किया था रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, कल से हमने बायोलॉजी का फर्स्ट ही टॉपिक शुरू किया था। उसके अंदर अपने बेसिक बात कर रहे थे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, ये कितने टाइप का होता है, इसकी खोज किसने की थी, ये सारी बातें कल अपने कर चुके थे। अब नेक्स्ट अपने जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, तो इस टॉपिक को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। 3 भागों में से कल बताया था मैंने, सबसे पहले अपने जो भाग है वो कौन सा पढ़ेंगे, तो ब्लड पढ़ेंगे। तो आज अपने जो शुरुआत है वो ब्लड से ही करेंगे। तो देखो हमारे टॉपिक का नाम जो है आज क्या है, रक्त। रक्त बोले तो इसी को क्या बोलेंगे अपने, खून बोलते हैं आम भाषा में। इसी को क्या बोलोगे, इसी को रुधिर कहा जाता है। ठीक है, इसी को ही क्या बोलते हैं, रुधिर कहा जाता है। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो कौन सा है, यानी रक्त। रक्त बोले तो ब्लड यानी खून यानी रुधिर। तो इस टॉपिक के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो ब्लड में क्या क्या पढ़ना है। पहले हमें ध्यान देना है कि ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है। जैसे अपने ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो ब्लड के 2 पार्ट होंगे, एक प्लाज्मा होगा और दूसरा क्या होगा, रक्त कणिकाएं होंगी। उसके बाद चलेंगे ब्लड ग्रुप के ऊपर। अब नेक्स्ट बात करेंगे, जब ब्लड में पढ़ेंगे तो नेक्स्ट पढ़ेंगे किसके बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं रक्त, खून, रुधिर या ब्लड, एक ही नाम है सभी। अब देखो ब्लड के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आएगा वो आएगा कि ये जो ब्लड होता है, साइंस की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो जो ब्लड है इसका अध्ययन साइंस की कौन सी ब्रांच में किया जाता है। जो ब्लड होता है इसका अध्ययन किया जाता है हीमेटोलॉजी में। एक साइंस की ब्रांच है जिसका नाम क्या है, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी के अंदर हम किसको पढ़ते हैं, तो ब्लड को पढ़ते हैं। अब देखो ये 2 लॉजी है, बिल्कुल सेम नाम है इन दोनों के ही। अगर ये मैं इसको पै कर दें तो क्या बन गया, हिपेटोलॉजी। एक तो है हीमेटोलॉजी और दूसरा क्या है, हिपेटोलॉजी। तो हीमेटोलॉजी में तो हम पढ़ते हैं किसको, ब्लड को। और अगर इस मैं को पै कर दें तो क्या बन गया, हिपेटोलॉजी। और ध्यान रखना हिपेटोलॉजी के अंदर हम किसको पढ़ते हैं, यकृत का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, तो याद रखना हिपेटोलॉजी। ठीक है, हीमेटोलॉजी में सिर्फ ब्लड को पढ़ते हैं, और अगर इस मैं को पै कर दे तो बन जाएगा क्या, हिपेटोलॉजी। और हिपेटोलॉजी में किसको पढ़ते हैं, यकृत को पढ़ते हैं। ठीक है, अब यकृत की बात करें तो यकृत लीवर या जिगर। ठीक है, इसकी बात में करेंगे। अपने जो बात कर रहे हैं वो ब्लड पे कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट ध्यान में रखना है कि इसका अध्ययन किसमें करते हैं, हीमेटोलॉजी में करते हैं। अब देखो इस रक्त के बारे में और क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। रक्त में सबसे पहले बात करें तो जो रक्त होता है इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। फर्स्ट बात करें तो रक्त के अंदर क्या पाया जाता है, Hb पाया जाता है। Hb बोले तो हीमोग्लोबिन। Hb बोले तो क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, तो ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर क्या मिलता है, हमें मिनरल्स मिलते हैं, लवण मिलते हैं। ठीक है, लवण कैसे, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे जो मिनरल्स हैं वो किस में पाए जाते हैं, ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है, तो नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर होती है ऑक्सीजन। जो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो दोनों किस में घुली हुई रहती है, तो ब्लड के अंदर घुली हुई रहती है। तो इसी के अंदर क्या पाई जाती है, CO2 पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी किसके अंदर पाई जाती है, ब्लड के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें इसमें क्या होता है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्लड के अंदर और क्या कुछ होता है। तो ब्लड के अंदर नेक्स्ट बात करें तो ब्लड के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। ये 5 नंबर पॉइंट होगा कि ब्लड में और क्या होता है, प्रोटीन पाई जाती है।
नेक्स्ट बात करें, जो हमारा यूरिन होता है, जो हमारा मूत्र होता है, वो भी किस में मिक्स रहता है? ब्लड के अंदर ही मिक्स रहता है। अब 6 नंबर पॉइंट बन गया कि जो हमारा यूरिन है, जो हमारा यूरिन होता है, जो हमारा मूत्र होता है, वो भी किस में मिक्स रहता है? तो ब्लड के अंदर ही वो क्या रहता है? मिक्स रहता है। और उसको छानने का जो काम होता है वो किडनी का होता है, वो बाद में पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र में। अभी इतना ध्यान रखना है कि शरीर के अंदर जो हमारा यूरिन होता है वो किस में मिक्स रहता है? तो हमारे ब्लड के अंदर मिक्स रहता है। नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है कि एक नर के अंदर कितना होता है, एक मादा के अंदर कितना होता है। अब बात करते हैं एक नर की, तो एक नर के अंदर ब्लड पाया जाता है 5 से 6 लीटर। कितना मिलेगा हमें? 5 से 6 लीटर मिलेगा। अब ये तो आ गया किसके अंदर? नर के अंदर। एक नर में पाया जाता है 5 से 6 लीटर ब्लड। अब कहोगे कि सर हमने कभी लीटर में नहीं सुना ब्लड को, हमने तो यूनिट में सुन रखा है इसको। तो इसी को ही कन्वर्ट करना बताऊंगा आगे कि किस तरह से ये जो लीटर में दिया गया है यूनिट के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है हमने। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना कि एक नर में कितना होगा? 5 से 6 लीटर होगा। एक नर में कितना होगा? 5 से 6 लीटर होगा। अब बात करते हैं मादा में कितना होगा। ये तो एक नर में हो गया। अब बात करते हैं कि एक मादा के अंदर कितना ब्लड होता है। तो एक मादा के अंदर ब्लड पाया जाता है 4 से 5 लीटर ब्लड मिलता है एक मादा के अंदर। तो आदमी के अंदर कितना हुए? 5 6 लीटर और लुगाई में कितना हुए? 4 5 लीटर ब्लड हुए। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट है जो आप ध्यान में रखना है। के है सारा पहली बात है कि ब्लड के अंदर के हुए हीमोग्लोबिन पाइज है, फिर इन अंदर के है मिनरल्स है, लवणस पाइज है। फिर नेक्स्ट बात करा तो इन अंदर के है ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है वो किस में पाई जाती है? तो हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो किस में मिक्स रहती है? ब्लड के अंदर ही मिक्स रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर और क्या मिलता है हमें? तो CO2 मिलेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। उसके अलावा इसमें क्या होती है? प्रोटीन होती है। नेक्स्ट बात करें तो जो हमारा यूरिन है, जो मूत्र है, वो भी किस में मिक्स रहता है? रक्त के अंदर मिक्स रहता है। एक आदमी ब्लड कितना होसी? 5 6 लीटर और लुगाई में कितना होसी? 4 5 लीटर। अब देखो ये कितने पॉइंट हो गए? ये पॉइंट बता दिए मैंने, 8 पॉइंट ब्लड के बारे में बता दिए। अब बात ध्यान रखना, जहां से क्वेश्चन ये 8 तो है ही, इसके अलावा 9वां पॉइंट ध्यान में रखना। क्या कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। अब ये पीएच मान जो होता है रक्त का वो कितना होता है? तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 जो है वो क्या होता है? रक्त का पीएच मान होता है। अब बात होती पुराने टाइम की कि पुराने टाइम के अंदर ई साबु क्वेश्चन पूछते कि डायरेक्ट एग्जामिनर पुट कर दो तो कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। अब देखो, अब जो क्रेज चल रहा है क्वेश्चन का कि पीएच मान से क्वेश्चन अगर ब्लड पे पूछा जाए तो कैसे पूछेगा एग्जामिनर? एग्जामिनर देता है कि अगर आपके रक्त का पीएच मान 7.4 से कम हो जाए तो क्या होगा, और 7.4 से अगर पीएच मान बढ़ जाए तो क्या होगा। ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है जिसका क्रेज है, लेकिन ये हमारे पास जो था पुराना था क्वेश्चन। ठीक है, पुराने जितने भी एग्जाम हुए हैं आज तक उनमें देख लेना, अगर पीएच मान पूछा गया है ब्लड का तो वहां पे ऑप्शन मिलता है 7.4 का। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि अगर ब्लड का पीएच मान 7.4 से कम हो जाए तो क्या होगा, 7.4 से बढ़ जाए तो क्या होगा, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद अपने आगे बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो है ब्लड के बारे में, अभी हमने किसके बारे में बात करनी है? पीएच के मान के बारे में बात करनी है। अब पीएच मान के बारे में बात करें तो पीएच है क्या? तो पीएच होता है एक पैमाना। पहली बात तो ध्यान रखना, पीएच जो है वो एक क्या है? तो आप बोलोगे सर पीएच जो है वो एक पैमाना है, नाम सुना है हम सब ने। अब पीएच पैमाना क्या बताता है? पी का मतुल क्या है और एच का मतुल क्या है? तो पी का मतुल होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी
हाइड्रोजन की जो है वो सांद्रता कौन बताता है हमारे को, तो पीएच पैमाना बताता है। अब बात करें पीएच पैमाने की, तो ये पहली बात तो पीएच पैमाना कब खोजा गया और कौन से साइंटिस्ट ने इसको खोजा। तो पीएच पैमाना जो था इसके खोजकर्ता, इसकी खोज जो हुई थी वो सन 1913 के अंदर होती है। इसकी खोज जो थी वो सन 1913 के अंदर होती है और करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो करने वाले साइंटिस्ट का नाम था सोरेंस। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि पीएच पैमाने के खोजकर्ता कौन थे, तो ध्यान में रखना कौन थे, सोरेंस थे। ठीक है, कौन थे, सोरेंस थे। तो पीएच पैमाने के खोजकर्ता कौन है, सोरेंस है। पीएच पैमाने के खोजकर्ता जो है वो है सोरेंस। साइंस में कभी भी आपसे सन नहीं पूछे जाते, ठीक है, साइंस में कभी भी कोई भी एग्जामिनर आपसे सन नहीं पूछेगा, आपसे खोजकर्ता का नाम पूछ सकता है। तो ध्यान में रखना पीएच पैमाने के खोजकर्ता कौन है, सोरेंस है। अब देखो पीएच पैमाना जो है ना वो कुछ इस तरह से बना हुआ होता है, कुछ इस तरह से क्या बना हुआ होता है, पीएच पैमाना बना हुआ होता है। अब देखो पीएच पैमाने पे वैल्यू लिखी होती है 0 से लेकर कहां तक, 4 तक, सॉरी 0 से लेकर 14 तक इस पे क्या लिखी हुई होती है, वैल्यू लिखी हुई होती है। 0 से शुरू करता है और 14 पे क्या हो जाता है, इसका अंत हो जाता है, एंड हो जाता है, और बीच में इसके क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो पैमाना होता है इस पे 2 वैल्यू है, एक तो 0 लास्ट का 14, बीच में 7 आएगा। अब जो वैल्यू आपकी इन दोनों के बीच में आए, यानी 0 से 7 के बीच में अगर कोई मिक्सचर दिया गया, कोई विलयन दिया गया, उसका पीएच मान अगर 0 से 7 के बीच में आ रहा है तो वो होगा आपका क्या, अम्लीय। वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अगर वैल्यू 7 से 14 के बीच में आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अब अगर 7 पर आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका उदासीन। क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो ध्यान में रखना उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। और अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 0 और 7 के बीच में आ रहे हैं तो क्या होगा, वो अम्लीय होगा, और 7 से 14 के बीच में आ रहा है तो क्या होगा, क्षारीय होगा। तो अब देखो जो वैल्यू 0 से 7 के बीच में आएगी वो क्या होगी, अम्लीय। जो 7 से 14 के बीच में आ जाए वो क्षारीय, और जो 7 पे आ जाए वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अब बताओ आपका 7.4 जो है वो कहां आना चाहिए, तो कहोगे ये रहा 7, इससे थोड़ा सा आगे लिख दो, क्या 7.4 लिख दो। ये मैंने पुट कर दिया, क्या 7.4 लिख दिया। अब 7.4 की बात करें तो अगर वैल्यू 7.4 से कम होगी तो क्या होगा, 7.4 से बढ़ जाए तो क्या होगा। अगर 7.4 से कम होगी तो सीधा सा पता चल रहा है कि क्या होगा, अम्लीय। और अगर 7.4 से बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय भी कैसा, प्रबल क्षारीय। अगर आपसे पूछे कि ब्लड की जो प्राकृतिक पीएच मान के हिसाब से देखा जाए तो ब्लड की जो नेचर होती है, जो प्रकृति होती है, वो कैसी होती है, सामान्य कैसी होगी, तो आप बोलोगे पीएच मान 7.4 है तो इसकी नेचर जो होगी वो होगी दुर्बल क्षारीय। क्या हो जाएगी, दुर्बल क्षारीय इसकी क्या हो जाएगी, नेचर हो जाएगी। अब देखो सामान्य कंडीशन में तो इसकी नेचर क्या होगी, दुर्बल क्षारीय होगी। अगर पीएच मान कम हो जाएगा 7.4 से तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय, और 7.4 से बढ़ जाए तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ये बात आप इस डायग्राम को देख के बता सकते हो। लेकिन अब क्या होता है, आजकल वाला एग्जामिनर क्या हो गया, शाना हो गया। शाना क्या हो गया कि बे के क्वेश्चन देवे, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं वो क्या, कि अगर
ब्लड का पीएच मान, मानव के रक्त का पीएच मान 7.4 से कम हो जाए तो क्या होगा। वो ऑप्शन क्या देते हैं, ऑप्शन कुछ इस तरह से लिखे हुए मिलेंगे कि जो आपका रक्त है, रक्त का पानी बनना शुरू हो जाएगा, या लिखा हुआ मिलेगा रक्त जो है वो शरीर में जमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, रक्त जो है वो शरीर में क्या हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा, या लिख देगा इनमें से कोई नहीं। तो ये 2 पॉइंट है जो ध्यान में रखने आपको। अगर पीएच मान 7.4 से कम हो रही है ब्लड की, तो ब्लड की अगर पीएच मान 7.4 से कम हो रही है तो ध्यान में रखना, जैसे ही 7.4 से कम होगी तो प्रकृति तो इसकी कैसी होगी, अम्लीय होगी ही होगी। उसी के साथ जो रक्त है ना उसका क्या बनेगा, पानी बनेगा। रक्त का क्या बनेगा, पानी बनेगा। और जैसे ही पीएच मान 7.4 से बढ़ेगी, जैसे ही पीएच मान 7.4 से बढ़ेगी, तो जैसे ही बढ़ेगी तो इसकी नेचर जो है, जो प्रकृति है, वो तो क्षारीय होगी ही होगी। उसी के साथ क्या होगा, जो आपका रक्त है ना वो क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में हमारी जो वाहिकाएं हैं उनमें जमना शुरू हो जाएगा। यानी रक्त जो है वो क्या हो जाएगा, गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। कब, जब पीएच मान 7.4 से बढ़ रही है। जब पीएच मान 7.4 से कम हो रही है तो क्या हो जाएगा, तो 7.4 से जैसे ही पीएच मान कम होगी तो आपका जो रक्त है वो क्या हो जाएगा, पतला होना शुरू हो जाएगा। और ज्यादा कम होगी तो क्या हो जाएगा, रक्त का पानी बन जाएगा। ठीक है, तो इसका लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, ये तो बात होगी किसकी, पीएच पैमाने की। और इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ध्यान में रखना, एक तो हमारा क्या है, जो रक्त है इसका पीएच मान कितना है, 7.4 होता है। और एक और ध्यान में रखना, जो आंसू होते हैं, एक तो हमारा जो रक्त है, इस रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। उसके अलावा जो हमारे आंसू होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है, वो भी 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4। तो एक तो ध्यान रखना, रक्त का पीएच मान जो है वो कितना होता है, 7.4 होता है। और एक जो आंसू होते हैं वो उनका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। अब देखो आंसू, आंसू से क्या ध्यान रखोगे, यानी कितना है, 7.4। तो आंसू कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं सच्चे और दूसरे कौन से होते हैं, एक तो होंगे सच्चे और दूसरे कौन से होंगे, झूठे आंसू। ठीक है, एक तो होंगे सच्चे और दूसरे कौन से होंगे, झूठे। यानी सच्चे वाले कौन से होंगे, जो वास्तविक में आंसू आएंगे, और दूसरे कौन से होंगे, झूठे, यानी वो आंसू जो किससे, पानी या थूक थाक से निकाले होंगे, वो वाले। अब देखो 7.4 जो है हमारे पास, तो इससे याद रखना है आंसू, आंसू यानी कितना, 7.4, सच्चे और झूठे। सह से बना देना 7 और च से क्या बना दोगे, 4, यानी आंसू का पीएच मान कितना हो गया, 7.4 हो गए। अब देखो आंसू का पीएच मान होता है क्या, 7.4। अब आंसू, आंसू किसी ने पिए हैं क्या अपने, जो आंसू होते हैं इन्हीं को किसी ने पिया है क्या, कैसे होते हैं, नमकीन होते हैं क्या। तो आंसू जो होते हैं नमकीन होते हैं, किसकी वजह से, तो ध्यान रखना आंसू के अंदर पाई जाती है जिंक। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर के अंदर जो जिंक है, जो पोषक तत्व जिंक है, वो कहां पाया जाता है। एक तो ध्यान रखना जिंक जो मिलेगी हमें वो आंसू के अंदर पाई जाती है, क्या, जिंक। और दूसरा ध्यान रखना जो हमारा यकृत होता है उसके अंदर जिंक पाई जाती है। और ये जो जिंक परमाणु है ना, ये जो जिंक पोषक तत्व या जो परमाणु है वो इंसुलिन हार्मोन के स्त्रावण में यूजफुल होता है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है उसका स्त्रावण करवाने में क्या होता है, यूजफुल होता है, कौन सा, जिंक। ठीक है, अब देखो
जिंक जो है हमारे पास, जिसको अपने उसका प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या है, Zn है। ठीक है, प्रतीक जो है Zn है। तो रक्त का पीएच मान हो गया कितना, 7.4, और उसके अलावा किसका पीएच मान 7.4 होता है। तो जो आंसू होते हैं उनका भी पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। अब देखो रक्त या खून के बारे में नेक्स्ट बात करें तो हमने पढ़ा अभी तक कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, और नेक्स्ट अब जो बात करते हैं कि ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, कि मानव रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है। तो आप सभी जानते हो कि मानव के रक्त का जो कलर होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। लेकिन एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा कि मानव के रक्त का लाल रंग जो होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है। बायोलॉजी में जितने भी कलर आते हैं ना उनके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई कारण होता है। जैसे ब्लड का लाल रंग होता है ना, उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होता है कि ये किसके कारण होता है। तो देखो पहली बात तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव के रक्त का लाल रंग, मानव के रक्त का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है, किस पिगमेंट के कारण होता है। मानव के रक्त का लाल रंग जो होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है। तो देखो पहले तो समझते हैं ये पिगमेंट क्या होता है। इस पिगमेंट के लिए आपको 3 शब्द मिल सकते हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक हो ना तब एक नाम यूज करते हैं बायोलॉजी में, क्या, पिगमेंट। अब क्या कौन कौन से 3, तो सबसे पहले बात करते हैं, या तो आपको कहीं पर भी कार्बोहाइड्रेट दिख जाए तो आप पिगमेंट बोल सकते हो। कहीं पर भी आपको क्या दिख जाए, प्रोटीन दिख जाए, या कहीं पर भी आपको क्या दिख जाए, वसा दिख जाए, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, पिगमेंट बोल सकते हो। उसको क्या बोल सकते हो, पिगमेंट बोल सकते हो। तो देखो जो पिगमेंट है इसका मतलब क्या है कि पिगमेंट अगर इन तीनों में से कोई एक आए, या तो कोई कार्बोहाइड्रेट आ जाए, या प्रोटीन आ जाए, या वसा आ जाए, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, पिगमेंट बोल सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि मानव के रक्त का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। तो ध्यान में रखना मानव के रक्त का लाल रंग जो है वो HB यानी हीमोग्लोबिन के कारण जो है ना, मानव के रक्त का कलर जो होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव के रक्त का कलर कैसा होता है, लाल होता है। अब ध्यान में रखना बायोलॉजी में कहीं पर भी किसी भी शब्द के पीछे अगर ग्लोबिन लिखा हुआ मिले तो समझ जाना वहां पर कौन सा कलर आएगा, लाल कलर आएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, 2 नंबर पे क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा जीव है, ऐसा कौन सा जीव है जिसके रक्त का कलर सफेद होता है। ऐसा कौन सा जीव है जिसके रक्त का कलर कैसा होता है, सफेद होता है। तो ध्यान में रखना जो कॉकरोच होता है उसके रक्त का कलर कैसा होता है, सफेद होता है। कॉकरोच बोले तो उसी को क्या बोलते हैं, साइंस में तिलचट्टा कहा जाता है। और कॉकरोच की टांगे कितनी होती है, 6 या 6 से ज्यादा होती है। क्या, कॉकरोच की टांगे होती है। तो इसको किस में रखोगे, ऑर्थोपोडा संघ के अंदर रखा जाएगा। किसको, कॉकरोच को रखा जाएगा। तो नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके रक्त का कलर कैसा होता है, सफेद होता है। उसके रक्त का कलर कैसा होता है, सफेद होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कॉकरोच, जिसको अपने क्या बोलते हैं, तिलचट्टा कहा जाता है। जिसको क्या बोलोगे, तिलचट्टा कहा जाता है। इसके रक्त का कलर कैसा होता है, सफेद होता है। अब देखो कि इसके रक्त का कलर जो सफेद होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है। तो ध्यान में रखना जो कॉकरोच होता है उसके रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, उसमें एक अलग पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, हीमोलिम्फ होता है। उसका नाम क्या होता है, हीमोलिम्फ होता है। और इसी हीमोलिम्फ के कारण जो कॉकरोच होता है उसके रक्त का कलर कैसा होगा, सफेद होगा।
तो कॉकरोच जिसको क्या बोलते हैं, तिलचट्टा कहा जाता है, और उसके रक्त का कलर कैसा होता है, सफेद। और ध्यान रखना बायोलॉजी में कहीं पर भी किसी भी शब्द के पीछे अगर लिम्फ लिखा हुआ मिल रहा है तो समझ जाना वहां पर कौन सा कलर होगा, सफेद कलर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात आती है कि ऐसा कौन सा जीव है, ऐसा कौन सा जीव है जिसके रक्त का कलर कैसा होता है, नीला होता है। ऐसा कौन सा जीव है जिसके रक्त का कलर कैसा होता है, नीला होता है। तो ध्यान रखना जो आपका ऑक्टोपस है, जो आपका ऑक्टोपस कल बताया था ना, किसमें आता है, मोलास्का संघ में आता है। ऑक्टोपस एक जीव है जिसके रक्त का कलर कैसा होता है, नीला होता है। और यहां पर जो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस जिसको कल बताया था बेताल मछली के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं, बेताल मछली के नाम से भी किसको जाना जाता है, ऑक्टोपस को जाना जाता है। तो ऑक्टोपस एक ऐसा जीव है जिसके रक्त का कलर कैसा होता है, नीला होता है। अब बात आती है कि ऑक्टोपस के रक्त का नीला रंग जो होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है। तो ध्यान रखना इसमें पाया जाता है हीमोसाइनिन। इसमें ना तो हीमोग्लोबिन होता है और ना ही क्या होता है, हीमोलिम्फ होता है। एक अलग ही पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम क्या है, हीमोसाइनिन है। उसका नाम क्या है, हीमोसाइनिन है। तो तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। पहला क्वेश्चन है मानव के रक्त का लाल रंग जो होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, तो वो होता है HB के कारण, यानी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कॉकरोच होता है उसके रक्त का सफेद रंग जो होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, हीमोलिम्फ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ऑक्टोपस, जो बेताल मछली है, उसके रक्त का कलर जो नीला होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, हीमोसाइनिन के कारण होता है। और बायोलॉजी में कहीं पर भी किसी शब्द के पीछे अगर साइनिन या साइमीन लिखा हुआ मिले, यानी किसी भी शब्द के पीछे अगर नीन या मीन लिखा हुआ मिल रहा है तो बायोलॉजी में वहां समझ जाना कैसा कलर होगा, तो आप बताओगे नीला कलर होगा। कैसा होगा, नीला कलर होगा। एक विटामिन का नाम सुना होगा, विटामिन B12, साइंटिफिक नेम क्या है, साइनोकोबाल्टमीन। और इसी विटामिन को किस नाम से जानते हैं, नीला विटामिन के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसके पीछे जो इसका रासायनिक नेम है वहां पर क्या लग रहा है, नीन या मीन लग रहा है, जिसके कारण इसका कलर कैसा होगा, नीला होगा। ठीक है, तो याद रखना B12 साइनोकोबाल्टमीन जो है उसे नीला विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास ब्लड के अंदर क्या पढ़ना है। पहली बात तो एक बात और ध्यान रखना कि जो HB होता है, जो हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है, इसका प्राकृतिक रंग कैसा होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है इस खुद का जो कलर होता है वो कैसा होता है, तो ध्यान में रखना इसका खुद का कलर होता है बैंगनी। इसका कलर जो खुद का होता है वो कैसा होता है, बैंगनी कलर का होता है। HB यानी जो हीमोग्लोबिन होता है वो कैसे कलर का होता है, तो बैंगनी रंग का क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन खुद का कलर कैसा होगा, बैंगनी रंग का होता है। अब देखो जो ब्लड होता है, इस ब्लड के बारे में बात करें। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि नेक्स्ट बात करते हैं कि मानव शरीर के अंदर, या आपसे कभी भी कोई पूछ ले
कि जो रक्त होता है इसमें सबसे अधिक घुलनशील गैस कौन सी होती है और सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी होती है। दो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मानव रक्त के अंदर, मानव रक्त में सर्वाधिक घुलनशील गैस, मानव रक्त में सर्वाधिक घुलनशील गैस कौन सी होती है। मानव रक्त में सर्वाधिक घुलनशील गैस कौन सी होती है। तब ध्यान रखना, मानव रक्त में सर्वाधिक घुलनशील गैस जो होती है वो होती है CO। कौन सी होती है? CO। और CO बोले तो इसको क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO बोले तो क्या बोलते हैं इसको? कार्बन मोनो ऑक्साइड इसको कहा जाता है। CO बोले तो इसको क्या बोलोगे? कार्बन मोनोऑक्साइड इसको कहा जाता है। ठीक है, एक तो होती है CO, एक होती है CO2। दोनों में फर्क क्या है? यहां ऑक्सीजन एक है, यहां क्या है? दो है। अब देखो CO और CO2 कब बनती है? तो CO2 और CO का मतलब हो गया कि जब किसी भी ईंधन को ऑक्सीजन की कम मात्रा में जलाया जाए, जब ऑक्सीजन कम मात्रा में होगी तब किसी ईंधन को जला रहे हो तो वहां पर जो गैस निकलेगी उसका नाम क्या होगा? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब आप किसी भी ईंधन को ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में जला रहे हो, यानी ऑक्सीजन फुल है आपके पास तो जला रहे हो, तो आपकी वहां पर कौन सी गैस निकलेगी? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तब जो बनेगी वो CO2 बनेगी। और अगर ऑक्सीजन कम है और आप किसी ईंधन को जला रहे हो तो कौन सी गैस बनेगी वहां पर? तो वहां पर बनेगी CO कार्बन मोनोऑक्साइड। और इस CO को क्या बोला जाता है? यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का एक और नाम है, इसको बोलते हैं साइलेंट किलर गैस के नाम से जाना जाता है। यानी ये मीठी नींद के अंदर पहले व्यक्ति को सुनाती है और उसके बाद व्यक्ति की धीरे धीरे क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अब क्यों होती है? देखो, आपने सुना होगा कि बंद कमरे के अंदर कभी भी अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। यानी बंद कमरा जो होता है उसके अंदर कभी भी, जो अपने आम भाषा में घरों में यूज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? चिमनी कहा जाता है, उसको जलाकर नहीं सोना चाहिए। अब क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि कमरा जब बंद होगा ना तो ऑक्सीजन क्या अंदर क्या होगी? कम होगी। और आप अंदर जला रहे हो किसको? अंगीठी को। तो वहां पर जो गैस बनेगी वो क्या बनेगी? CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। अब ये CO जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी तो ये जो हमारा HB होता है ना, हीमोग्लोबिन जो होता है, इसके साथ बंध बना लेती है। CO जो है वो HB यानी हीमोग्लोबिन के साथ क्या बना लेती है? बंध बना लेती है। और जैसे इसके साथ बंध बनाएगी तो ये इस हीमोग्लोबिन के अणुओं को आगे नहीं जाने देगी। तो उस कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। यानी पहले व्यक्ति को मीठी नींद में सुलाती है और उसके बाद व्यक्ति की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और CO जिसको किस नाम से जानते हैं? साइलेंट किलर गैस के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट 2 नंबर पे बात करते हैं कि मानव रक्त में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी होती है? मानव रक्त में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी होती है? मानव रक्त में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी होती है? तब ध्यान रखना, सबसे कम घुलनशील गैस होती है हीलियम। कौन सी होती है? हीलियम। और हीलियम का प्रतीक चिन्ह है हमारे पास क्या? He। ठीक है, हीलियम क्या है? तो एक निष्क्रिय गैस है जो मानव के रक्त में क्या होती है? सबसे कम घुलनशील गैस होती है। आपने सुना होगा जो कृत्रिम सिलेंडर होते हैं उनके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ दूसरी गैस जो मिक्स की जाती है वो कौन सी मिलाई जाती है? हीलियम मिलाई जाती है। अब देखो, हीलियम मिलाई जाती है किसके अंदर? जो आपके कृत्रिम सिलेंडर होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस मिक्स की जाती है? तो देखो, जो कृत्रिम सिलेंडर होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि 2 गैसें होती है,
एक तो 85% में मिक्स की जाती है और दूसरी जो मिक्स की जाती है वो 15% के अंदर मिक्स की जाती है। जो 85% के अंदर मिलाई जाती है वो तो होती है ऑक्सीजन, और जो 15% में मिलाई जाती है वो होती है हीलियम। वो कौन सी मिलाते हैं? हीलियम मिलाते हैं। अब बात आती है कि यहां पर हीलियम ही क्यों मिलाते हैं? जो कृत्रिम सिलेंडर होते हैं उनके अंदर हीलियम को ही क्यों मिलाया जाता है, और गैसों को क्यों नहीं मिला सकते? तो पहली बात तो ध्यान रखना, कृत्रिम सिलेंडर का यूज कहाँ होता है? जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर जो ऑक्सीजन के लिए लगे हुए होते हैं वो कृत्रिम सिलेंडर होते हैं। जो पर्वतारोही होते हैं अपनी पीठ के पीछे जो एक सिलेंडर रखते हैं उसको कृत्रिम सिलेंडर बोलते हैं। जो गोताखोर होते हैं जब वो अंदर पानी के अंदर गोता लगाने जाते हैं तब अपने साथ क्या लेकर जाते हैं? कृत्रिम सिलेंडर लेके जाते हैं। तो इनके अंदर एक तो ऑक्सीजन गैस होती है, दूसरी कौन सी होती है? हीलियम होती है। अब देखो ये जो हीलियम है ना वो क्या है? मानव के रक्त में सबसे कम घुलनशील गैस है, इसलिए इसको किस में मिलाया जाता है? कृत्रिम सिलेंडरों के अंदर भरा जाता है। किसको? हीलियम को भरा जाता है। अब देखो नेक्स्ट इसके अंदर क्या बात आएगी कि हीलियम जो गैस है, एक तो बात ध्यान में रखना, सबसे हल्की निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस कौन सी होती है? हीलियम होती है। निष्क्रिय या अक्रिय या नोबल गैस की बात करें तो जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी होती है, उसका वर्ग नंबर 18 जो आएगा ना वो अक्रिय या निष्क्रिय गैसों का है। वो अपने बात केमिस्ट्री में करेंगे। सिर्फ इतनी बात ध्यान रखना कि हीलियम जो है वो सबसे हल्की अक्रिय या निष्क्रिय गैस होती है। ठीक है, कौन सी? हीलियम। अब देखो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि रक्त जो है, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो अपना जो ब्लड होता है इसके कितने भाग हैं? तो 2 भाग हैं। रक्त जो होता है उसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। अब 2 भाग कौन कौन से होते हैं? तो वो देखो, एक तो बात करेंगे कि रक्त के 2 भाग हैं। इनके अंदर पहला भाग जो आता है उसका नाम क्या होता है? प्लाज्मा। एक भाग तो है जिसका नाम क्या है? प्लाज्मा। और दूसरे भाग की बात करें तो यहां पर जो दूसरा भाग होगा उसका नाम क्या होगा? रक्त कणिकाएं। उसका नाम क्या होता है? रक्त कणिकाएं। दूसरा भाग जो है उसका नाम क्या है? रक्त कणिकाएं। तो रक्त जो है उसके 2 भाग होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है? रक्त कणिका। जो प्लाज्मा भाग होता है ये हमारे पास होता है 55% और दूसरा जो है रक्त कणिका वाला भाग ये होता है 45%। तो यहां पर जो प्लाज्मा है इसका आगे कोई डिवाइडेशन नहीं होता, कोई भाग नहीं है, लेकिन जो रक्त कणिकाएं हैं ये आगे 3 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड है। पहली आती है यहां पर RBC, दूसरी जो है वो होती है यहां पर WBC, दूसरी जो है वो होती है WBC, और तीसरी जो होती है उनका नाम होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होती है वो हमारे पास 3 नंबर पे आएगी। तो अब जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? तो नेक्स्ट पढ़ना है इस प्लाज्मा के बारे में, और ये जो 3 मैंने रक्त कणिकाएं लिखी है इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये जो बात है वो अपने करेंगे कल। आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, इतना आप पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाना, इससे आगे की बात करेंगे कल।